नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इति युग में। वे जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनसे शरीर को शून्य ऊर्जा मिलती है, 0 कैलोरी। 0 कैलोरी। फिर भी इनके बिना शरीर का पूरा सिस्टम चरमरा सकता है। यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। अक्सर थकावट होने पर लोग विटामिन की गोलियां ये सोच के खा लेते हैं कि तुरंत ऊर्जा मिलेगी। हाँ, जैसे कोई एनर्जी ड्रिंक पी लिया हो। बिल्कुल, लेकिन विज्ञान के अनुसार विटामिन खुद ऊर्जा नहीं देते हैं, बल्कि वे शरीर के अंदर मौजूद ऊर्जा को इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। मतलब वो मेटाबॉलिज्म की रासायनिक प्रतिक्रियाओं को मुमकिन बनाते हैं। सही कहा। अगर शरीर को एक रासायनिक कारखाना मान लिया जाए, तो विटामिन उस कारखाने के स्विच और रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प फंडा है और इसीलिए विज्ञान के इतिहास में इनकी खोज किसी चमत्कार से कम नहीं थी। विज्ञान का इतिहास भी बड़ा रोचक है। दस्तावेजों से पता चलता है कि विटामिन की प्रारंभिक खोज वैज्ञानिक हॉपकिंस ने की थी। उन्होंने बताया था कि भोजन में कुछ अज्ञात तत्व हैं जो जीवन के लिए जरूरी हैं। लेकिन इस बात को एक पहचान, एक नाम कब मिला? ये नाम दिया गया वर्ष 1912 में कैसिमियर फंक द्वारा। सी फंक। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सी फंक का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब चुनौती ये आती है कि विटामिन्स की संख्या बहुत अधिक है। ए, बी, सी, डी, ई, के और बी के अंदर तो पूरा का पूरा एक परिवार ही बसा हुआ है। हाँ, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो इन सबको याद कैसे रखा जाए? अध्ययन सामग्री में इन्हें समझने के लिए इनकी घुलनशीलता मतलब सॉल्युबिलिटी को आधार बनाया गया है, जो कि एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है ना? कुछ विटामिन पानी में घुल जाते हैं और कुछ वसा यानी फैट में। और घुलनशीलता का ये सिद्धांत सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी रसोई और हमारे शरीर के काम करने के तरीके से जुड़ा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर के लिवर में जमा हो जाते हैं, है ना? हाँ, शरीर उन्हें भविष्य के लिए एक तिजोरी में बंद कर लेता है, लेकिन जो जल में घुलनशील हैं, वे शरीर में टिकते नहीं हैं। और यहीं पर हमारे पास एग्जाम के लिए याद करने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। अच्छा, कौन सी ट्रिक? जल में घुलनशील विटामिन्स को याद रखने का तरीका है गई भैंस पानी में। अरे वाह, गई भैंस पानी में। हाँ, यहाँ भैंस का मतलब है विटामिन बी और सी। भैंस से बी और सी, और वो गई पानी में मतलब ये दोनों सीधे पानी में घुल जाते हैं। ये एक शानदार निमोनिक है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और भी गहरा है। वो कैसे? चूंकि बी और सी पानी में घुल जाते हैं, इसीलिए अगर सब्जियों का छिलका उतारकर उन्हें पानी में धोया जाता है, तो कोशिकाओं के अंदर मौजूद ये विटामिन पानी में घुलकर पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। मतलब वे सीधे नाली में बह जाते हैं? बिल्कुल। आप बस सब्जी का ढांचा खा रहे हैं, असली पोषण तो पानी के साथ बह गया। एक मिनट, यहाँ थोड़ा भ्रम हो रहा है मुझे। जी। आजकल सब्जियों पर भारी मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव होता है। पेस्टिसाइड्स। हाँ, तो अगर कीटनाशकों के डर से सब्जियों को धोया ना जाए तो वो तो शरीर के लिए और भी खतरनाक होगा। तो क्या हमें सब्जियां धोनी ही नहीं चाहिए? अरे नहीं नहीं, सब्जियों को धोना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यहाँ पूरा खेल क्रम का है। क्रम मतलब धोने का तरीका। हाँ, जब हम किसी सब्जी का छिलका छीलते हैं या उसे काटते हैं, तो हम उसकी आंतरिक कोशिकाओं को खोल देते हैं। हाँ। उसके बाद पानी डालने से विटामिन बाहर आ जाते हैं। हो, तो मतलब छिलने से पहले धोना चाहिए। एकदम सही। विज्ञान हमें यही सिखाता है कि सब्जियों को हमेशा छीलने या काटने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए। छिलका एक सुरक्षा कवच है। क्या बात है! ये एक ऐसा वैज्ञानिक तथ्य है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जाना चाहिए। बिल्कुल। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। हाँ, इसकी भी एक शानदार ट्रिक है, कीड़ा, KEDA। कीड़ा मतलब विटामिन के, ई, डी और ए हमेशा वसा में घुलते हैं। एकदम सही। और चूंकि ये वसा में घुलते हैं, इसीलिए अगर किसी दिन भोजन में इनकी कमी भी हो तो शरीर अपने लिवर में जमा रिजर्व से इन्हें निकालकर इस्तेमाल कर लेता है। यह शरीर का अपना बैकअप प्लान है। हाँ, अब इन सभी विटामिन्स के रासायनिक नामों को याद रखने के लिए स्रोत एक और बहुत ही जादुई ट्रिक पेश करते हैं, रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी। ये सुनने में तो बच्चों के खेल जैसा लग रहा है ना? लेकिन जटिल रासायनिक नामों को लाइन से याद रखने का ये बेहतरीन तरीका है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। चलिए। रथ का र है विटामिन ए के लिए, र से रेटिनॉल। और रथ का थ है विटामिन B1 के लिए,
थ से थायमीन। बिल्कुल। आगे है एक ए है विटामिन सी के लिए यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। और क है विटामिन डी के लिए कैल्सीफेरॉल। सही। और अंत में टॉफी, टा से विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल। और फी से विटामिन के फिलोक्विनोन। रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन। देखिए कितना आसान हो गया। सच में ये ट्रिक्स दिमाग में एकदम छप जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले कीड़ा समूह के विटामिन की बात करते हैं जो वसा में जमा होते हैं। शुरुआत करते हैं विटामिन ए यानी रेटिनॉल से। जैसा कि हमने बताया, ये मानव शरीर के यकृत मतलब लिवर में संचित रहता है। और इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? गाजर इसका सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। इसके अलावा पपीता, आम, दूध और हरी सब्जियां। लेकिन विज्ञान ने कुपोषण से लड़ने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प आविष्कार किया है। आप गोल्डन राइस की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल जी। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किया गया यह चावल कोई साधारण फसल नहीं है। इसमें बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में डाला गया है। और जब शरीर इस गोल्डन राइस को पचाता है तो लिवर इस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदल देता है। लेकिन एक सवाल है, शरीर को रेटिनॉल की इतनी सख्त जरूरत आखिर है क्यों? इसका जवाब इसके नाम में ही छिपा है, रेटिनॉल। यह सीधे तौर पर हमारी आंखों के रेटिना से जुड़ा है। अच्छा, रेटिना से रेटिनॉल। हाँ, आंखों के रेटिना में एक खास पिगमेंट होता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं, जो हमें कम रोशनी में देखने में मदद करता है। रेटिनॉल इस पिगमेंट को बनाने के लिए कच्चा माल है। इसका मतलब है कि अगर शरीर में रेटिनॉल की कमी होगी तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, रात में दिखना बंद हो जाएगा, जिसे रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। सही कहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी कमी से जीरोथैल्मिया भी होता है। जीरोथैल्मिया? इसमें क्या होता है? इसमें आंखों की नमी खत्म हो जाती है और वे पूरी तरह सूख जाती हैं। अगर ध्यान न दिया जाए तो ये अंधेपन का कारण भी बन सकता है। बाप रे, ये तो तंत्रिका तंत्र और दृष्टि के लिए बहुत ही जरूरी है ना? अब आगे बढ़ते हैं कीड़ा के अगले अक्षर की तरफ, विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल। यहाँ बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। बिल्कुल। विटामिन डी के बारे में अध्ययन सामग्री एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने रखती है। हाँ, कि विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसे मानव शरीर में एक हार्मोन भी माना जाता है। ये जीव विज्ञान का एक बेहद खूबसूरत विरोधाभास है। हम इसे विटामिन कहते हैं क्योंकि ये बाहर से मिलता है, लेकिन शरीर के अंदर इसका बर्ताव पूरी तरह से एक हार्मोन जैसा होता है। और इसके स्रोत भी काफी अलग हैं। हम सभी जानते हैं कि सुबह की धूप इसका सबसे बड़ा स्रोत है, साथ ही मछली के यकृत का तेल, दूध और अंडे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, धूप कोई गोली तो नहीं है जिसे हम निगल लें? तो प्रकाश से विटामिन बनता कैसे है? जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें मतलब यूवी रेज हमारी त्वचा पर पड़ती हैं, तो त्वचा के नीचे मौजूद कोलेस्ट्रॉल एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजरता है। हाँ, और वो कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी के एक प्रारंभिक रूप में बदल जाता है। फिर यह रक्त के जरिए लिवर और किडनी तक जाता है, जहां इसे एक सक्रिय हार्मोन में बदल दिया जाता है। और ये हार्मोन हमारी आंतों और हड्डियों को संदेश भेजता है कि भोजन से मिलने वाले कैल्शियम को पकड़ कर रखो, ताकि उसे हड्डियों में जमा किया जा सके। इसीलिए इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्शियम से जुड़ा हुआ। एकदम सही। तो अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हम चाहे जितना मर्जी कैल्शियम खा लें, शरीर उसे अवशोषित ही नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां नरम होकर मुड़ जाती हैं। और वयस्कों में इस स्थिति को ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं। अस्थि निर्माण का पूरा नियंत्रण इसी हार्मोन नुमा विटामिन के हाथ में है। ये सच में अद्भुत है। आगे चलते हैं विटामिन ई की ओर। रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसे आम बोलचाल में सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसके स्रोत हैं अंकुरित अनाज, बादाम, सोयाबीन और हरी पत्तेदार सब्जियां। लेकिन क्या ये सिर्फ त्वचा को सुंदर बनाता है? नहीं, इसका मुख्य वैज्ञानिक कार्य कोशिका संरक्षण है। ये एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। इसका मतलब अगर इसकी कमी हो जाए तो? अध्ययन से पता चलता है कि विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बांझपन या इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। अरे बाप रे! हाँ, जनन क्षमता में कमी आती है और कोशिकाएं तेजी से नष्ट होने के कारण उम्र से पहले बुढ़ापा आ सकता है। तो ये सिर्फ बाहरी सुंदरता के लिए नहीं, अंदरूनी सेहत के लिए भी ढाल है। बिल्कुल। अब आते हैं वसा में घुलनशील समूह के आखिरी सदस्य पर, विटामिन के यानी फिलोक्विनोन। ये टमाटर और हरी सब्जियों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। वो क्या?
स्रोत बताते हैं कि हमारा शरीर खुद भी एक विटामिन बनाने वाली फैक्ट्री है। विटामिन के का निर्माण हमारी अपनी आंतों में भी होता है। जी हाँ, इंटेस्टाइन्स में हमारी आंतों में लाखों मित्र बैक्टीरिया रहते हैं। हम उन्हें खाना देते हैं और बदले में वे हमारे लिए विटामिन के बनाते हैं। और शरीर को इस विटामिन के की आवश्यकता क्यों है? इसका संबंध सीधे हमारे रक्त संचार से है। ये एक रासायनिक गोंद की तरह काम करता है। मतलब जब हमें चोट लगती है तो जो खून का थक्का जमता है वो इसी की वजह से होता है। एकदम सही। ये प्लेटलेट्स को जोड़कर खून बहने से रोकता है। अगर शरीर में फिलोक्विनोन की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का जमने में बहुत समय लगता है। और ऐसी स्थिति में एक छोटी सी खरोच भी जानलेवा साबित हो सकती है। बिल्कुल। तो ये था हमारा कीड़ा समूह। वसा में जमा होने वाले विटामिन्स। लेकिन उन विटामिन्स का क्या जिन्हें शरीर रोज बाहर निकाल देता है? हाँ, गई भैंस पानी में। विटामिन बी और सी। चूंकि शरीर इन्हें रोककर नहीं रख सकता, इसलिए इन्हें रोजाना भोजन से लेना हमारी मजबूरी है। चलिए विटामिन सी से शुरू करते हैं, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ये हमारी इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा प्रणाली का नियंत्रक है। सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। इसके अलावा नींबू, संतरा, टमाटर और खट्टे फल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य है। हाँ, वो क्या? विटामिन सी तापमान को लेकर बहुत नाजुक होता है। यह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। मतलब अगर आप उबलती हुई चाय या दाल में नींबू निचोड़ रहे हैं तो आपको विटामिन सी नहीं मिल रहा। गर्मी से वो एस्कॉर्बिक एसिड पूरी तरह खत्म हो जाता है। आपको सिर्फ खट्टा स्वाद मिल रहा है। बिल्कुल। और इसकी कमी से स्कर्वी नामक भयंकर रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है, दांत कमजोर हो जाते हैं और घाव भरने में बहुत समय लगता है। सही कहा। अब हम बढ़ते हैं एक ऐसे परिवार की तरफ जो बहुत बड़ा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। B1 यानी थायमीन। इसका मुख्य स्रोत बिना पॉलिश किया हुआ चावल और मूंगफली है। और यहाँ परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है। इसका जवाब है B1। और इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, जिसमें भयंकर कमजोरी आ जाती है। तंत्रिका तंत्र के लिए ये बहुत आवश्यक है। फिर आता है B2 राइबोफ्लेविन, खमीर और दूध में। इसकी कमी से किलोसिस होता है, जिसमें होंठ फटने लगते हैं। और B3 नियासिन, मांस, टमाटर में। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा, जिसे त्वचा पर दाद या 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। फिर B5 पेंटोथेनिक एसिड, गन्ना और मूंगफली में। कमी से बालों का सफेद होना और मंदबुद्धि होना। B6 पायरिडॉक्सिन, यकृत और अनाज में। कमी से अनीमिया और त्वचा रोग। और B7 जिसे विटामिन H भी कहते हैं, बायोटिन, अंडा और दूध में। इसकी कमी से बालों का गिरना, लकवा और शरीर में दर्द हो सकता है। फिर B9 फॉलिक एसिड, दाल, सब्जियों में। कमी से अनीमिया और पेचिश रोग यानी डिसेंट्री। अब यहाँ एक ऐसा तथ्य है जो सच में दिमाग हिला देता है। B12 जिसका रासायनिक नाम सायनोकोबालामिन है। इसमें एक धातु होती है कोबाल्ट। अरे हाँ, कोबाल्ट। B1 और B12 के तथ्य परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब कोबाल्ट तो भारी धातु है ना, वो हमारे शरीर में क्या कर रही है? शरीर को इसके बहुत ही सूक्ष्म अंश की आवश्यकता होती है। ये लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए जरूरी है। ये दूध, पनीर, मांस में मिलता है। और अगर B12 की कमी हो जाए तो पर्नीशियस एनीमिया होता है। इसमें शरीर लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण ही बंद कर देता है, जिससे भारी रक्तहीनता हो जाती है। विज्ञान के ये अद्भुत उदाहरण हमें दिखाते हैं कि हमारा शरीर कितना जटिल है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हमने देखा कि रथ एक टॉफी, गई भैंस पानी में और कीड़ा वाली जादुई ट्रिक्स कितनी काम की हैं। और हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। इसी विचार के साथ हम आज का एक गहराई से किया गया अध्ययन समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये विषय आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। दोस्तों, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी चर्चाएं आपके बहुत काम आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए। तब तक के लिए सीखते रहिए।